अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माहिरा ख़ान के बारे में। माहिरा ख़ान आजकल यूके गई हुई हैं और वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए फ़ंड जमा कर रही हैं। चैरिटी जमा करते हुए उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। दो चीज़ें जो आपके सामने रखनी है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। एक तो ये कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है आप सबको पता है, वहाँ पर जितना जुल्म और सितम हो रहा है, जिस तरह से लोग शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से जवान बच्चियों की या छोटे बच्चों की इज़्ज़तें तार तार की जा रही हैं, ये सारी बातें हम सब मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है। बल्कि मुसलमानों को नहीं, इस वक्त तो पूरी दुनिया में सब इंसानों को पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब ऐसी जगह के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे अजीम लोगों के लिए चैरिटी जमा करने के लिए जब आप यूके जाती हैं और वहाँ पर आप जब झूम रही होती हैं किसी गाने पर, माहिरा ख़ान वहाँ जाती हैं और वहाँ पर वो ऐसे झूमती हैं और वहाँ पर पैलेस्टाइन के लिए यानी कि फ़लस्तीन के लिए कोई बात नहीं की जाती। वहाँ पर सिर्फ बात क्या की जा रही होती है, वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं वहाँ पर सबसे पहले ये आवाज़ लगती है कि आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगी। बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है। खैर, वो सजल के साथ काम करना पसंद करेंगी, उन्होंने बोला। इकरा अजीज़ का नाम लिया गया और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर सजल के साथ फिल्म मिली तो कर लूँगी। इसके साथ साथ उनसे ये पूछा जा रहा था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है। उनके फेवरेट ड्रामों के नाम लिए जा रहे थे, वो नाम लिए जा रहे थे जिनमें उनके कैरेक्टर्स अच्छे थे। तो इस तरह से वो साथ में खुद झूम भी रही थी बहुत इस तरह से। इसके साथ साथ इनको सोशल मीडिया पर हिपोक्रेट भी कहा जा रहा है और कहा यह जाता है कि एक तरफ आप फ़लस्तीनियों के लिए फ़ंड जमा कर रही हैं यहाँ पर आकर, दूसरी तरफ आप उनको मारने वालों, उनको शहीद करने वालों के लिए काम भी करती हैं। अब ये बातें सुनकर हैरानी इसलिए हो रही थी कि उनके लिए ये कैसे काम करती हैं। मतलब अगर कोक का ऐड हो तो ये लोग काम कर रहे होते हैं, अगर और जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी हो गई और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्पेसिफिक उन्हीं के हैं, उनके लिए आप काम करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन ब्रांड्स को सिर्फ इज़राइल बनाता है, इज़राइल तैयार करता है, वही पूरी दुनिया में बेचता है। उनके लिए माहिरा ख़ान ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन के लिए फ़ंड जमा करती हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ये कहा जाता है, भाई सोशल मीडिया से मुराद ये है कि जो शोबिज़ की इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग देखते रहते हैं, उनकी ख़बरें जानते हैं, सुनते हैं और जैसे बड़े बड़े स्टार्स को पसंद करते हैं, तो वो लोग जब ये देख रहे थे तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने लिखा कि माहिरा आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, पहली जो तनकीद है उस पर तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से फ़ंड रेजिंग के लिए बड़े बड़े कॉन्सर्ट कराए जाते हैं, वहाँ से पैसा जितना जमा होता है वो सिंगर्स अपना पैसा भी मतलब दे देते हैं कि यार ये फ़लस्तीन के लिए है। इस तरह से तो होता रहता है। मतलब एक्टर्स को बुलाएंगे तो ज़ाहिर है वो इसी तरह से झूम कर, डांस करके, नाच गा कर पैसा जमा करेंगे। और एक और बात बयान करते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है कि अगर ये बयान किया जाता है कि भाई ये ऐलान किया जाता है कि माहिरा ख़ान आ रही हैं और फ़लस्तीन के हक़ में हमने दुआ करनी है, कुरान ख़वानी करानी है, तो कोई भी टिकट ख़रीद के ना आता, इतना महंगा टिकट ना ख़रीदता कि उनमें से वो पैसे जमा करके वहाँ बेचे जाते। माहिरा के लिए वो इसलिए आ गए कि माहिरा आएंगी और ज़रा शुगल मेला करेंगी, कोई गाने बजेंगे, कोई म्यूज़िक बजेगा, उनके साथ शुगल मेला होगा। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ख़ुद को देखना है कि हम टिकट्स कहाँ पर ख़रीदेंगे और किसके लिए ख़रीदना चाहेंगे। काश हमें ये समझ आ जाए कि हमने किसके लिए फ़ंड जमा करवाना था, किसके लिए हमने ये इवेंट अरेंज किया, ये सारी बातें काश हमें समझ आ जाए और हम उनका दुख समझ सकें। आपको पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर कोई एहतजाज उनके लिए नहीं किया जाता, लेकिन दुनिया भर में लोग जब निकलते हैं फ़लस्तीन के लिए तो लाखों की तादाद में निकलते हैं और फिर दुनिया ज़ाहिर है हमें जिस नज़र से देखती है हमें शर्म तो आती है और अंदर ही अंदर हम उस शर्म में बस ये समझ लें कि डूबते हैं, मरते हैं, फिर देखते हैं शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, क्योंकि हम पता नहीं बरोज़े क़यामत क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे अपने ही लोगों के साथ ये सब कुछ होता रहा और हम खामोश रहे। लेकिन दुनिया भर में एहतजाज होते जा रहे हैं और कोई नहीं रुकता। बड़े बड़े ताकतवर लोगों के सामने लोग निकलते हैं तो फिर लाखों की तादाद में निकलते हैं और हम अगर कहें कि फ़लस्तीन के हक़ में निकलना है तो मेरा ख्याल है कि 1000 की तादाद में भी लोग बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं मुसलमान। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं कराची में एक होने वाले ऐसे फैशन शो के बारे में जिसके बड़े चर्चे हैं यार। वो फैशन शो ऐसा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई फैशन शो के लिए हमें मॉडल्स चाहिए थी। आप लोगों ने माजरत के साथ लोगों ने लिखा कि आपने वैड़ी, बच्चे, दुम्बे, बकरे ये सब फैशन शो में ले आए हैं। अब जब मैं ये पढ़ रहा था, पहले तो मैंने ये खबर पढ़ी तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार कौन से बड़े बड़े वैड़े और ये चीज़ें। खैर जब मैंने वो फैशन शो देखना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे सामने मतीरा आती है। मतीरा को मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। एक तो मतीरा से वो वॉक नहीं हो रही थी, दूसरा वो गिरने लगी थी। वो जो ब्राइड होती है उसके जो कपड़े शपड़े होते हैं वो मतीरा पहन कर आ रही थी और मतीरा अपनी तरह से वॉक कर रही थी। या तो वो जो रैंप के लिए वो जो स्टेज था ना, या तो वो हिलाए या फिर मतीरा से वो कपड़े संभालने नहीं हुए, वो गिरने लगी थी। उसके बाद एक और एक्ट्रेस हैं, पता नहीं मैं उनको इतना जानता नहीं हूँ, क्या नाम है, बलोच करके कुछ नई एक्ट्रेस हैं, खैर वो आ रही थी, वो भी गिर गई। मतलब ये है कि आप कम से कम अगर फैशन शो करवा रहे हैं तो कम से कम आप प्रोफेशनल मॉडल्स को तो लें। ठीक है, एक अदद कोई नॉर्मल सा सूट पहनाकर आप मतीरा से वॉक करवा लेते, उस एक्ट्रेस से वॉक करवा लेते। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, फिर साहिबा आती हैं और वो भी गिरने लगी थी। मतलब इन्होंने लहंगे पहनवा दिए, लहंगों के साथ साथ मेरा ख्याल है और जो कपड़े होते हैं, क्या क्या कहते हैं, गरारे और शरारे, ये सब पहनाए, लेकिन किसी से चलने नहीं हो रहा था। मतलब ऐसे चल रही थी जैसे बड़ी मुश्किल से एक दुल्हन जो है वो एंटर होती है, लेकिन मॉडल वॉक तो फिर आपको पता है कैट वॉक तो ये नहीं होती ना। इतना मजाक बना है इस फैशन शो का कि मुझे लगता है कि ये कोई जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना, कि मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं कि बस लोग इस पर डिस्कस करें, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस नहीं चाहेगी कि वो वॉक करती हुई आए और इतनी मोटी हो। मतीरा, आई एम सॉरी टू से, आप मॉडल नहीं लगती ना। हाँ, जब आप इंडस्ट्री में आई थी तब आप स्मार्ट थी, अगर आपने अपने आप को वैसे ही रखा होता तो फिर तो चले समझ में आती, लेकिन उसके साथ साहिबा को भी आपने रख लिया। अब ये मेन मॉडल्स थी, ये वॉक करके आ रही थी और फिर पता चल रहा था कि वाह 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 वाह, क्लैपिंग भी हो रही थी। आई मीन समझ नहीं आ रही कि क्या फैशन शो थी यार। एक तो आपने मनों के हिसाब से वजनी कपड़े उनको पहना दिए, ऊपर से उनको वॉक नहीं आती, ऊपर से उनकी एज ऐसी, तीसरा पता नहीं रैंप जो स्टेज था वो कैसा था। खैर ये तो आपके सामने मैंने रख दिया, अब आप बताएं कि आपको ये देखकर कैसा लगा और सबसे अच्छी वॉक आपको किसकी लगी, और सबसे अच्छा गिरना किसका अच्छा लगा। यार मैं हंसना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बताए ना कि एक कोई मॉडल गिरती चले समझ आती, जो आ रही है वो गिर रही है, जो आ रही है वो गिर रही है। भाई पहले तो उनको प्रैक्टिस करवाना था ना, प्रैक्टिस नहीं करवाई, ऊपर से इस तरह के कपड़े पहना कर आपने कहा चलो जी म्यूजिक नाल बीट नाल वॉक करो। ऐज नहीं होता यार। अच्छा खैर, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मोहम्मद अहमद साहब के बारे में। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो सीनियर्स एक्टर्स, और एक तो मक्खी आ गई, इसको इग्नोर करें क्योंकि अभी प्रोग्राम के दौरान मैं इसको निकाल नहीं सकता। अच्छा, ये है कि अगर कोई सीनियर एक्टर किसी जूनियर एक्टर के साथ काम कर रहा हो तो होना ये चाहिए कि उस सीनियर एक्टर को जिसको आप हर ड्रामे में देखते हैं, बाप के किरदार में, दादा के किरदार में, मतलब तकरीबन हर ड्रामे में ये होते हैं, और वो एक्टर जिसने कई साल इस इंडस्ट्री में लगा दिए हों, राइटर के तौर पर, एक्टिंग के तौर पर, डायरेक्शन भी की होगी उन्होंने, तो मुझे ये बताएं कि अगर वो किसी जूनियर एक्टर से अपनी इंसल्ट करवाएं तो उनको कैसा लगेगा। ये बात मोहम्मद अहमद साहब ने कही जो मेरे बहुत दिल को लगी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं गंजा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं काला हूँ, मैं जानता हूँ मेरी तोंद निकली हुई है, मैं जानता हूँ कि मैं बुढ़ा हूँ, ये मेरा कद छोटा है, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई 40 साल छोटा एक्टर और जिसे आए हुए अभी सिर्फ चंद साल हुए हों, मतलब 2-4 साल हुए हों, वो आकर मुझे जुगतबाजी कर रहा हो, वो कहते हैं मैं नहीं करता जुगतबाजी, मैं भी नहीं करता ज़ाती तौर पर, मुझे जुगते मारनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे अपने आप पर भी जुगत खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाई जुगत आप तब खाएं जब आप किसी के साथ ऐसा मजाक रखते हो। एक ऐसा शख्स जिनको आप एहतरामन भी कोई बात करते हुए सोचेंगे सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक सीनियर एक्टर होने के साथ साथ वो एक संजीदा इंसान भी हैं, मोतबर भी हैं। अच्छा, उनके ऊपर एक 40 साल छोटा एक्टर जुगतबाजी कर रहा है। आगे चलकर मैं आपके सामने कुछ नाम रखूंगा, शायद आपको लगे कि ये वाला एक्टर था।
एक तो ये कि आपने उनके कद के बारे में बात कर ली, उनकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी। जो उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो ये हुई कि ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि दोबारा कभी कोशिश कीजिएगा कि मेरा इसके साथ काम ना हो। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ मेरा सीन था वहाँ वो भी आ गए, और गर्मी ज़्यादा है तो सबने अपने हाथ में ना छोटा एक फ़ैन रखा होता है ताकि मेकअप ना ख़राब हो गर्मी से बचने के लिए। तो कहते हैं कि वहाँ पर वो भी आ गए, तो सबके अपने अपने फ़ैन्स भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो फ़ैन लेकर उस एक्टर ने इनके सर के ऊपर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, यही करना दिखाना शुरू कर दिया कि मैं इनके बाल बना रहा हूँ, देखो हेयर स्टाइल कैसा बन रहा है। होना तो ये चाहिए था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था और उस सो कॉल्ड सुपरस्टार, सो कॉल्ड क्या कहेंगे, हीरो, मैं तो जूते मारूं ऐसे बंदे को, चाहे सेट पर कोई भी हो। मैं तो ऐसे मतलब सेट को, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को मैं कहता हूं मैं ठुड्डा मार के निकल जाऊं यार। मतलब इतने बड़े एक्टर के साथ आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं और डायरेक्टर खड़े मुंह देख रहे हैं, बाकी एक्ट्रेसेस एक्टर सारे हंस रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि वहां पर तो सबको बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला। अब इस पर वो क्या कहते हैं कि मैं इस पर रिएक्ट करना चाहता था, मुझे गुस्सा भी आया और मैं पसीने से भर गया था। आप सोचें कि जब एक सीनियर और बुज़ुर्ग इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसके गंजेपन का, उसके मोटापे का, उसके कालेपन का, ये सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और इतने लोगों के साथ सिर्फ एक्टर्स ही नहीं होते जिनका सीन हो रहा है वहाँ पे। आजकल के सेट पे तकरीबन 30-35 लोग होते हैं, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, ये सारों को मिलाकर 30-35 लोग होते हैं। अब 30-35 लोगों के सामने एक बुजुर्ग का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस पर वो कहते हैं कि मैं रिएक्ट करना चाहता था लेकिन मैं चुप इसलिए कर गया कि ये लोग वीडियोस बनाते और ये दिखाते कि देखें जी कितनी बदतमीजी करते हैं, ये इनमें कितना गुरूर है। मतलब ये ना दिखाते कि पहले हुआ क्या है, ये दिखाया जाता कि ये देखें अहमद साहब क्या कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह का एक सीन जो है वो मैं हीरा मानी के साथ भुगत चुका था। शायद हीरा मानी के साथ भी उनको काम करते हुए कुछ ऐसा ही मसला पेश आया हो या इससे मिलता जुलता कुछ भी हो, तो वहाँ पर वो बोले होंगे और वो वीडियो बनाकर उन्होंने वायरल की होगी कि वो गुस्सा करें, देखें लोगों के सामने कितने अच्छे बनते हैं, कितने सीधे साधे बनते हैं। असलियत इनकी ये है। वो कहते हैं कि वहाँ से मैं घर आता हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाया, और जाहिर है कैसे सोते यार, मुझे नहीं लगता कि किसी को नींद आई होगी, लेकिन उस डायरेक्टर और उस एक्टर को मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए थी। चाहे आप जो भी हैं, जितने मर्जी बड़े डायरेक्टर हों, शर्म आनी चाहिए थी आपको अगर आपके सामने ये सब कुछ हो रहा था। और अहमद साहब के साथ खड़े हुए वहाँ पर जितने एक्टर्स थे उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए थी। जब कोई इस तरह का मजाक कर रहा था तो उस बंदे को कहना चाहिए था कि शर्म करो, तुम्हारी बाप की उम्र का है, शर्म करो। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन इतना ही काफ़ी। अगर उस बंदे को ये वीडियो मिल रही है ना तो उसको शर्म आनी चाहिए। अगर तो मुझे ये पता चल गया कि वो शख्स है कौन सा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि मैं उस पर ऐसा एक प्रोग्राम करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। खैर यही थी आज की खबरें। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और याद रखें जो आज हमारा है, आज हम जवान हैं तो कल हमने बूढ़े भी होना है। जो आज हमारे सामने माँ बाप, रिश्तेदार, बड़े बुज़ुर्ग इनका है वो कल हमारा है। मतलब जो तकलीफ़ें हम उनको देंगे कल हम वो बर्दाश्त करेंगे, हमें करनी पड़ेंगी। खैर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।